सभी को नमस्कार, सुप्रभात। आज हम अपनी इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बीए थर्ड ईयर हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत छायावाद में सम्मिलित राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता का अध्ययन कर रहे हैं। हमने पिछली क्लास में राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के बारे में पढ़ा, उनके प्रमुख कवियों के बारे में अध्ययन किया। राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता जो है वह छायावाद में ही चलने वाली एक विशेष धारा है जो हमारे राजनीतिक परिवर्तनों को कि स्वतंत्रता संघर्ष के लिए जो परिवर्तन हो रहे थे राजनीति में, हमारे समाज में, उनको स्पष्ट करती हुई नजर आती है। छायावाद में जहां एक और प्रणय की भावना चल रही थी, प्रणय के साथ साथ प्रकृति चित्रण या सौंदर्य की भावना चल रही थी, तो वहीं दूसरी ओर कवियों ने मानवता को स्थापित करने के लिए, स्वतंत्रता संघर्ष में सभी को भाग लेने के लिए अपना काव्य लिखा। काव्य लिखने का उद्देश्य, इस प्रकार की कविता लिखने का उद्देश्य था कि जो ये संघर्ष है वो अकेले का नहीं है, सबका है। समस्त देशवासी, समस्त लोग जब तक इस संघर्ष में भाग नहीं लेंगे तब तक हमें स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए कवियों का जो उद्देश्य था वह था जन जागरण करना, आम लोगों को देश के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति जागृत करना। तो आज हमने कल की क्लास में राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के कुछ प्रमुख कवियों के बारे में पढ़ा था और आज हम आगे बढ़ते हुए इसकी प्रवृत्तियों के बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो आज राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो पहली प्रवृत्ति आती है आत्म बलिदान की भावना का स्वर। देखिए, राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता की पहली प्रवृत्ति आती है कि कवियों ने के काव्य में कौन सा स्वर प्रधान था? आत्म बलिदान की भावना का स्वर। अर्थात कवि ये चाहते थे, कवि अपने काव्य से, अपनी कविताओं के माध्यम से ये प्रेषित करना चाहते थे कि संघर्ष में व्यक्ति को आत्म बलिदान के लिए भी, आत्मोत्सर्ग के लिए भी तैयार होना चाहिए, क्योंकि यह संघर्ष हमें दासता से मुक्ति दिलाने वाला है। वर्षों की दासता से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें अपने आत्मोत्सर्ग के लिए भी तैयार होना चाहिए। अब चाहे माखनलाल चतुर्वेदी हो या सियाराम शरण गुप्त हो या फिर कह सकते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, इनकी कविताओं में यह स्वर प्रधान रूप से पाया जाता है कि भाई किसी भी कार्य को करने के लिए सभी का सहयोग अपेक्षित है। तो वह आम लोगों को यह जागृत करने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे थे कि व्यक्ति को अब इस संघर्ष में शामिल होने के लिए आत्म बलिदान की भावना का अपने साथ होना अत्यंत आवश्यक है। तो पहली प्रवृत्ति कौन सी हुई? कवियों की आत्म बलिदान की भावना का स्वर इस कविता में देखा जाता है। अगली प्रवृत्ति देखते हैं। राष्ट्र प्रेम की भावना। यह जो प्रवृत्ति है वो सर्वोपरि है। यह विशेषता सबसे विशेष रूप से पाई जाती है इस कविता में कि ये जो कवि थे इन्होंने राष्ट्र प्रेम की भावना को सबसे उच्च रखा है। हमें अन्य अपने कर्तव्यों के साथ साथ, अपने जीवन के कर्तव्यों के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य जो कार्य करना है वो है अपने राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना। क्योंकि जो कवि थे या इस युग के जो कह सकते हैं पत्रकार थे, उनका मुख्य उद्देश्य था कि आम लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करना। इसके लिए वे अपने प्राचीन इतिहास है, अपना भारत का प्राचीन इतिहास है, उसके बहुत ही श्रेष्ठ उदाहरणों के साथ वो राष्ट्र के प्रति जुड़ने का भरपूर प्रयत्न करते थे। इसलिए उनके काव्य में राष्ट्र प्रेम की भावना स्पष्टतः देखी जा सकती है। राष्ट्र प्रेम की भावना का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि जो संघर्ष चल रहे थे, महात्मा गांधी के द्वारा जो नेतृत्व किया जा रहा था, असहयोग आंदोलन हुआ
उसके बाद अपने स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए जो संघर्ष हो रहे थे, उनमें बहुत सारे जो नेता थे, बहुत सारे व्यक्ति थे, वो अपना सब कुछ त्याग कर उसमें लग चुके थे। इसलिए उनको देखकर, उन व्यक्तियों को देखकर, उनके नेतृत्व को देखकर कवियों ने यह निर्णय लिया, कवियों ने यह निश्चय किया कि आम लोगों को भी इनके साथ जुड़ना चाहिए। इसलिए कब जुड़ेंगे? जब उनके मन में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत होगी, तो वो अपने आप ही इस आंदोलन से, इस संघर्ष के साथ जुड़ जाएंगे। तो इस धारा की जो कवि हैं, उनके काव्य में राष्ट्र प्रेम की भावना बहुत ही स्पष्ट रूप में देखी जा सकती है। अगली प्रवृत्ति देखते हैं। तो दो प्रवृत्ति हो गई। पहली प्रवृत्ति कौन सी है? आत्म बलिदान की भावना का स्वर है। दूसरी प्रवृत्ति है राष्ट्र प्रेम की भावना उनके काव्य में देखी जा सकती है। तीसरी प्रवृत्ति है अतीत की महिमा। महिमा अतीत की मतलब अपने प्राचीन इतिहास की, अपना बीते हुए समय की, कि भारत क्या था? विश्वगुरु था। बहुत बड़े बड़े संकटों को उसने सहन किया, लेकिन कभी वह अपनी संस्कृति से, अपने मूल तत्वों से कभी वह विचलित नहीं हुआ। तो इन कवियों ने अपने प्राचीन इतिहास के गौरवशाली परंपरा को आम लोगों के सामने प्रस्तुत किया कि भाई हमारा जो भारत का जो इतिहास है वो कैसा रहा है? बहुत ही गौरवशाली रहा है, बहुत ही प्रशंसनीय रहा है। तो उस अतीत की महिमा का गौरव गान कर ये आम लोगों में जन जागरण का प्रयास कर रहे थे। कवियों में देखें तो हम देखते हैं कि झांसी की रानी, जब हम कविता पढ़ते हैं तो उसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के उस शौर्य का, उस प्रताप का, उनकी वीरता का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया था। साथ ही हम उस स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले अन्य व्यक्तियों के भी योगदान को चिन्हित किया गया था। दूसरी ओर कवि जो थे वे प्राचीन इतिहास के उन सुंदर, उन वीरतापूर्ण उदाहरणों को भी अपने काव्य में प्रस्तुत कर रहे थे, जिससे कि हमें या आम जन को यह पता लगे कि हमारा जो भारतीय इतिहास है वह झुकने वाला कभी भी नहीं रहा है। उसने सदैव दूसरों के लिए जीना सिखाया है, लेकिन साथ ही अपने अधिकारों के लिए, अपने संघर्ष के लिए लड़ना भी वह सिखाता है। तो इसलिए यहां कवि जो थे वो अतीत मतलब प्राचीन इतिहास के गौरवशाली परंपरा का भी गान करने में सफल रहे हैं। तो इनकी अगली प्रवृत्ति कौन सी है? अतीत की महिमा मतलब प्राचीन इतिहास के, भारतीय इतिहास के गौरवशाली परंपरा का निर्वाह करना। अगली विशेषता देखते हैं। अगली प्रवृत्ति इनकी आती है जीवन मूल्यों की स्थापना। की स्थापना। जीवन मूल्यों की स्थापना इस युग के कवियों का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य रहा है। ये कवि जो थे ये चाहते थे कि हमारे भारतीय संस्कृति के जो जीवन मूल्य हैं, परोपकार, दया, त्याग, समर्पण, ये भाव हर व्यक्ति में होने चाहिए। इन जीवन मूल्यों के साथ ही हम अपने संघर्ष में सफलता की प्राप्ति कर सकते हैं। जीवन मूल्यों से तात्पर्य है हमारे मानव के वे तत्व, वे कार्य जिनसे हम किसी दूसरे को ज्यादा परेशानी नहीं पहुंचा सकें, दूसरे को दुख नहीं पहुंचे, साथ ही हमारी जो हम जिस कर्तव्य मार्ग पर चल रहे हैं हम कभी उससे हटे नहीं। तो जीवन मूल्य से तात्पर्य है परोपकार, दया, त्याग की भावना का आम व्यक्ति के मन में जागृत होना। साथ ही यह जो युग था यह गांधीवादी युग था। गांधी जी का नेतृत्व चल रहा था। तो गांधी जी के नेतृत्व चलने के साथ साथ इन कवियों ने सत्य और अहिंसा मतलब अहिंसात्मक रूप को ज्यादा प्रमुखता दी है कि ये चाहते हैं कि हम जब भी कोई संघर्ष करें उसमें सत्य और अहिंसा के साथ उसको पूरा करें। और इसका प्रमुख कारण था, क्या कारण था? क्योंकि गांधी जी जो थे उनका प्रभाव इन कवियों पर स्पष्टतः बहुत ही गहरे रूप में देखा जा सकता है। गांधी जी के कौन से अस्त्र थे? सत्य और अहिंसा। तो सत्य और अहिंसा को प्रमुख रूप से इन कवियों ने अपने काव्य में वर्णित किया है। इसलिए इन कवियों का अगली प्रवृत्ति आती है जीवन मूल्यों की स्थापना पर इन्होंने विशेष जोर दिया है कि व्यक्ति जब समाज में अच्छा रहेगा,
अपने घर में, परिवार में जब अच्छा कार्य करेगा, अच्छा व्यवहार करेगा, तो निश्चित है उसके मन में देश प्रेम की, राष्ट्र प्रेम की भावना भी स्वतः ही जागृत हो जाएगी। तो इन कवियों की महत्वपूर्ण विशेषता थी जीवन मूल्यों की स्थापना करना। अगली प्रवृत्ति देखें तो सत्य, अहिंसा का स्वर। ये जो कवि थे, मैंने अभी हमने बताया था कि इन कवियों पर किसका प्रभाव दिखाई देता है? गांधीवाद का प्रभाव स्पष्टतः दिखाई देता है। तो ये कवि जो हैं, इनके काव्य में किसका स्वर मिलता है? सत्य और अहिंसा का स्वर हमें दिखाई देता है। ये संघर्ष में शामिल होने की बात करते हैं, लेकिन किसके रूप में? सत्य और अहिंसा के साथ, कि व्यक्ति अपने सत्य पर डटा रहे और वह संघर्ष में कैसा रूप अपनाए? अहिंसात्मक रूप अपनाए। क्योंकि अहिंसा के साथ शांति, वार्ता या फिर अहिंसात्मक रूप से व्यक्ति किसी भी बड़े से बड़े संघर्ष में सफलता प्राप्त कर सकता है। इसलिए इन कवियों का कौन सा स्वर पाया जाता है? इन कवियों के काव्य में सत्य और अहिंसा का स्वर इन कवियों के काव्य में हमें स्पष्ट रूप में देखने को मिलता है। तो हम देखें, हमें पाठ्यक्रम में प्रश्न आएगा कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के प्रमुख 2 कवियों के काव्यों के बारे में बताइए। तो कोई भी 2 कवि ले सकते हैं हम, माखनलाल चतुर्वेदी ले सकते हैं, या हम सुभद्रा कुमारी चौहान ले सकते हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन ले सकते हैं, राम नरेश त्रिपाठी के बारे में बता सकते हैं। हमसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के किन्हीं 2 विशेषताओं के बारे में बताइए। तो किसी भी 2 विशेषता के बारे में हम यहाँ पर उसका वर्णन कर सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं। तो ये छोटे छोटे जो प्रश्न हैं, ये हमें परीक्षा में अच्छे अंक दिला सकते हैं, और इनमें केवल हमें उस भाव को समझने की आवश्यकता है कि हमने पढ़ा था छायावाद। छायावाद में प्रकृति चित्रण, रहस्य और सौंदर्यवाद था, तो उसी के साथ साथ एक धारा और चलती है राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता की, जिसमें स्वर थोड़े थोड़े बदले हुए नजर आते हैं। क्योंकि जहां एक ओर प्रणय की भावना है, तो दूसरी ओर त्याग और बलिदान की भावना हमें यहां दिखाई देती है। तो क्या है? आत्म बलिदान की भावना का स्वर है, राष्ट्र प्रेम की भावना है, अतीत की महिमा है, जीवन मूल्यों की स्थापना है, और सत्य अहिंसा का स्वर हमें इस कविता में दिखाई देता है। तो आज हमारी राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता की प्रवृत्तियों का हमने आज अध्ययन किया है। इन प्रवृत्तियों के साथ इससे जुड़ी हुई एक काव्यधारा और है, छायावाद में जुड़ी हुई प्रेम और मस्ती का काव्य है, जिसे हम कहते हैं हालावाद। हालावाद के बारे में हम अगली क्लास में हम अपना अध्ययन करेंगे। आज हमने एक छायावाद की एक धारा का अध्ययन किया। राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में आज हमने अध्ययन किया है। अगली क्लास में हम हालावाद के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।